कहानी की शुरुआत में हम केसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बॉक्सर थी। आज जब केसी अपने ट्रेनिंग के लिए जा रही थी तो उससे पता चलता है कि जो कंपनी उसके बॉक्सिंग क्लब को फंडिंग देती थी उसे किसी और ने खरीद लिया है, जो कि बहुत ही एरोगेंट है और वो उसके क्लब को बंद भी करवा सकता है। अब हम जूनियो को देखते हैं जिसने केसी के क्लब को फंडिंग देने वाली कंपनी को खरीद लिया था। जूनियो 3 मिनट की एक स्ट्रेटेजी अपनाता था। अगर वो 3 मिनट में किसी से इम्प्रेस हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वो उसे अपने लाइफ से कट ऑफ कर देता था। आज वो केसी के क्लब में बॉक्सिंग देखने आया था जो उसे पसंद नहीं आती, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है तो क्लब का बोर्ड उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन वक्त रहते केसी वहाँ आकर जू की जान बचा लेती है। फिर वो देखती है कि उसने जिसकी जान बचाई है वो उसके क्लब को फंडिंग देने वाली कंपनी का नया मालिक है। केसी उसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन जू उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और जाते वक्त अपने लॉयर से कहता है कि तुम 3 दिन के अंदर किसी भी हाल में इस क्लब को बंद करवा दो क्योंकि मुझे मारामारी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। केसी का क्लब बंद होने वाला था, इसीलिए क्लब के सारे लोग बहुत परेशान थे। तभी केसी का एक दोस्त उसे बताता है कि मिस्टर जू को बॉडीगार्ड की तलाश है, जिसके बाद केसी को एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं मिस्टर जू की बॉडीगार्ड बन जाऊं और उन्हें इम्प्रेस करके अपने क्लब को बंद होने से बचा लूं। इसीलिए अगले दिन वो मिस्टर जू के ऑफिस बॉडीगार्ड का इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। वहाँ बहुत से बॉडीगार्ड मिस्टर जू के पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए आए थे, लेकिन मिस्टर जू ने बॉडीगार्ड के सिलेक्शन के लिए अपने ऊपर एक प्री प्लान्ड अटैक प्लान करके रखा था। जैसे ही एक आदमी मिस्टर जू के ऊपर अटैक करता है वैसे ही केसी एकदम हीरो की तरह बीच में आती है और उस अटैकर के छक्के छुड़ा देती है, जिसके बाद मिस्टर जू केसी से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उसे अपने बॉडीगार्ड के तौर पर अपॉइंट कर लेते हैं। अगले दिन मिस्टर जू अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। दरअसल पिछले 6 महीने से मिस्टर जू एक बीमारी से पीड़ित थे जिसे इमोशनलेस डिसऑर्डर कहते हैं, जिससे उसे किसी भी तरह के इमोशन का कोई भी एहसास नहीं होता था, ना उसे खुशी का एहसास होता और ना ही गम का। इसीलिए डॉक्टर एक नए थेरेपी टेक्नोलॉजी के जरिए मिस्टर जू का इलाज करने का फैसला करते हैं, जिसमें उसे उसके ही जैसे इमोशनलेस डिसऑर्डर से सफर कर रहे एक दूसरे पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कराया जाता है। लेकिन ये चीज दोनों ही पेशेंट के बीच पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखनी थी, मतलब कि वो दोनों ही पेशेंट एक दूसरे को रियल लाइफ में देख और सुन नहीं सकते थे। थेरेपी शुरू होती है जहां एक वर्चुअल रियलिटी के जरिए दोनों पेशेंट को इंटरेक्ट कराया जाता है। वो दूसरी पेशेंट मिस्टर जू को बताती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ गुजर गई, लेकिन तब मैं थोड़ा भी नहीं रो सकी, मेरे आंखों की आंसू सूख गए। मुझे तकलीफ तो बहुत होती है लेकिन मैं रोकर अपने मन को हल्का नहीं कर सकती। मिस्टर जू उस लड़की का मन हल्का करने के लिए अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन तभी थेरेपी के दौरान वहाँ कोई टेक्निकल इशू आ जाता है जिससे कि डॉक्टरों को ये थेरेपी बीच में ही रोकनी पड़ती है। लेकिन मिस्टर जू अभी भी ये बात नहीं जान पाते कि वो लड़की कौन थी जिसके साथ डॉक्टरों ने उसका थेरेपी सेशन कराया था। अगले दिन केसी जब मिस्टर जू के घर जाती है तो वो देखती है कि जू बेहोश पड़ा है, इसीलिए वो उसे सीपीआर देने लगती है। तभी मिस्टर जू को होश आ जाता है और वो केसी के ऊपर भड़क जाते हैं और पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रही थी। तो वो कहती है मुझे लगा कि आपको हार्ट अटैक आ गया है। तभी केसी के पेट में दर्द होने लगता है। वो मिस्टर जू से वॉशरूम का पूछकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि केसी के पीरियड्स चल रहे हैं। वो जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि मिस्टर जू दर्द से तड़प रहे हैं। वो उससे पूछती है तो मिस्टर जू उसे बताते हैं कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए वो जू का पेट सहलाने लगती है। लेकिन जू को दर्द कहीं और भी हो रहा था, इसीलिए वो उससे कहता है अगर फिर से तुमने मुझे टच किया तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। जिसके बाद केसी जू को हॉस्पिटल ले जाती है। मिस्टर जू को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए केसी अपने पीरियड्स के दौरान कंफर्ट वाले पोजीशन के बारे में सोचती है और फिर वो मिस्टर जू को भी वैसे ही सुला देती है। जिसके बाद मिस्टर जू थोड़ा अच्छा फील करते हैं और फिर केसी वहाँ से भागकर सुपरमार्केट जाती है और जू के लिए बहुत सारा चॉकलेट और हॉट वाटर लेकर आती है और वो उसे एक मेडिसिन भी देती है। जिसके बाद मिस्टर जू अच्छा फील करने लगते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुमने ये मुझे किस चीज की दवा दी थी, जिस पर केसी कहती है पीरियड्स की। आपके पीरियड्स हो रहे हैं। ये सुनते ही मिस्टर जू के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जू से पूछते हैं कि क्या आज तुम्हें भी पीरियड्स
आ रहे हैं? तो वो कहती है हाँ, लेकिन फिर केसी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम इतनी प्राइवेट बात मुझसे कैसे पूछ सकते हो? फिर मिस्टर जू पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी पीरियड्स के पेन हो रहे हैं? तो वो शॉक हो जाती है और कहती है नहीं, मुझे तो पेन ही नहीं हो रहा। जिसके बाद मिस्टर जू केसी को बेड पर खींच लेते हैं और उसके गाल को खींचकर उसे हर्ट करने लगते हैं, जिससे केसी को तो कोई दर्द नहीं होता, लेकिन गाल खींचने का दर्द मिस्टर जू को हो रहा था। जिसके बाद केसी को लगता है कि मिस्टर जू उसके साथ कडल कर रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। फिर जब मिस्टर जू केसी के साथ हॉस्पिटल से आ रहे थे तो एक बच्चे का बैलून पेड़ में फंस जाता है। केसी अपनी समाज सेवक थी, वो फौरन 30 मार खा बनते हुए पेड़ पर चढ़ जाती है। बैलून निकालते वक्त केसी का हाथ छिल जाता है, लेकिन छिलने का दर्द मिस्टर जू के हाथों में होने लगती है और केसी को पता भी नहीं चलता। वो पेड़ से भी गिरने वाली थी, लेकिन मिस्टर जू वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। फिर केसी बच्चे को वो बैलून दे देती है। इसके बाद मिस्टर जू वहाँ से जाने लगते हैं तो केसी उसके पीछे चली आती है। फिर जू केसी को उसके हाथों के स्क्रैचेस दिखाकर कहता है कि क्या तुम अपना ख्याल भी नहीं रख सकती? चोट तुम्हें लगती है तो दर्द मुझे होता है। केसी शर्माने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मिस्टर जू उसके ऊपर लाइन मार रहे हैं। वो कहती है कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आखिर बात क्या है? जिस पर मिस्टर जू कहते हैं क्योंकि तुम्हारा सारा पेन मेरे अंदर ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए अब से तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। केसी को लगता है कि मिस्टर जू उससे प्यार करने लगा है, इसीलिए वो उसे अपना ख्याल रखने का बोल रहे हैं। वो कहती है मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं। ख्याल तो मुझे आपका रखना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर जू उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। अगले दिन मिस्टर जू अपने कंपनी के एक स्टाफ से मीटिंग कर रहे थे। वो मिस्टर जू से कहता है कि आप इतने सारे एम्प्लॉय को एक साथ काम से नहीं निकाल सकते, क्योंकि एम्प्लॉयज ही कंपनी के पिलर होते हैं। जिस पर मिस्टर जू कहते हैं कि मैं बिजनेस करता हूँ, ना कि कोई चैरिटी। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो वो एम्प्लॉयज मिस्टर जू के ऊपर एक फ्लावर पॉट से हमला कर देता है। केसी मिस्टर जू को बचाने के लिए आगे आती है तो जू आगे आ जाता है और जू को बचाने के लिए उसका लॉयर वोंग आगे आ जाता है और पॉट लॉयर को लग जाती है। जिसके बाद जू उस आदमी को वहाँ से निकलवा देता है। उसके जाने के बाद केसी जू को समझाती है कि तुम इतने लोगों को काम से नहीं निकाल सकते, तुम्हें उन्हें एक मौका देना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर जू केसी को 3 मिनट देते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास 3 मिनट है। अगर मैं तुम्हारी बातों से कन्विंस हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें भी निकाल दूंगा। जिसके बाद वोंग केसी को वहाँ से लेकर चला जाता है और वो उसे समझाता है कि वो 3 मिनट्स को इतना महत्व इसलिए देता है क्योंकि 3 मिनटों में ही उसने अपने माँ को खो दिया था। अपनी माँ को खो देने के बाद उसके अंदर कोई भी रहम नहीं है। अब बस वो अपने फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है ताकि कोई उसे हर्ट ना कर सके। इसके बाद वोंग जू के घर जाता है, जहाँ जू वोंग के जख्मों पर मरहम पट्टी करता है। वोंग जू का लॉयर होने के साथ साथ उसका बचपन का दोस्त भी था, इसीलिए वो हमेशा उसके साथ रहता था। वोंग उससे पूछता है कि तुमने केसी को क्यों बचाया? तो वो कहता है कि पता नहीं किसी तरह से उसे लगने वाली चोट दर्द मुझे देती है, उसका दर्द मुझ में ट्रांसफर हो रहा है। जिस पर वोंग हंसने लगता है, उसे लगता है कि जू सठिया गई है। अगले दिन मिस्टर जू मस्त बैठकर लंच कर रहे थे, लेकिन केसी इधर अपने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। केसी की कुटाई हो रही थी और दर्द बेचारे जू को हो रही थी, इसीलिए वो केसी के लोकेशन को ट्रेस करने लगता है। केसी की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हें दर्द क्यों नहीं हो रहा, तुम इतना अच्छा कैसे लड़ सकती हो? वो कहती है मुझे पता नहीं। फिर उसकी एक दोस्त उसे पंच मारती है, लेकिन दर्द उसे नहीं जू को होता है। जिसके बाद उसकी दोनों दोस्त एक साथ उसके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी मिस्टर जू वहाँ आकर उन दोनों को रोक लेते हैं और कहते हैं तुम एक औरत के ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकती हो? अगर दोबारा किसी ने इसे टच किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। केसी कहती है मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। जिस पर जू कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम्हें चोट लगती है तो मुझे कितना दर्द होता है। केसी को इन सब चीजों का कोई अंदाजा ही नहीं था, इसीलिए वो शर्माने लगती है और फिर जू केसी को वहाँ से अपने साथ लेकर चला जाता है। वो उसे अपने घर लेकर जाता है और वो फिर से बॉक्सिंग करने के लिए ना चली जाए, इसीलिए वो उसे अपने हाथों से बांधकर सोता है। अगली सुबह केसी जू के ऊपर सोई हुई थी, वो उसे उठाता है तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वोंग वहाँ आ जाता है और वो केसी से पूछता है कि तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हुए हैं,
गाल भी लाल है और इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो। केसी जाने लगती है और तभी मिस्टर जू वहाँ आ जाते हैं और वो केसी से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर वो कहती है मैं रात भर तुम्हारे पास थी, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। वोंग कहता है रात भर एक साथ, हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। जिसके बाद जू केसी से कहता है कि अब से तुम मेरी 24 घंटों के लिए बॉडीगार्ड बनोगी। वो वोंग से केसी के 24 आवर्स बॉडीगार्ड सर्विस के लिए एक एग्रीमेंट तैयार करवाता है। केसी कहती है मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, जिस पर जू कहता है मैं दुगने पैसे दूंगा। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं पैसों के लिए कुछ भी करूंगी। तो जू कहता है ठीक है 3 गुने पैसे दूंगा। 3 गुना सुनते ही केसी बोलती है बताओ सहन कहाँ करना है। अब केसी अपना सारा सामान लेकर जू के लग्जरी हाउस में शिफ्ट हो चुकी थी। केसी को मिस्टर जू का घर बहुत पसंद आता है। जू जब केसी को उसका कमरा दिखाता है तो वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। उसके खुशी को देखकर मिस्टर जू उससे कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपने ऊपर एक खरोच भी नहीं लगने देना है। अगली सुबह मिस्टर जू उठते हैं तो वो देखते हैं कि केसी ने उसके लिए खाना बनाया है। वो कहते हैं खाना बनाते वक्त तुम्हारा हाथ भी जल सकता था, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, और वैसे भी मैं तुम्हारे घटिया खाने को नहीं खाने वाला। तभी केसी को उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जू केसी के ब्रेकफास्ट को देखता है और वो उसके सूप का एक सिप लेता है जो कि बहुत ही टेस्टी था। टेस्टी खाना देखने के बाद मेरी तरह उसे भी नहीं रहा जाता और फिर इधर उधर देखने के बाद वो पूरा ब्रेकफास्ट खा जाता है। थोड़ी देर के बाद जू अपने टेरेस पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी वो केसी को गाना गाते हुए सुनता है। वो बहुत ही बुरा गा रही थी। वो उसे चुप होने का बोलता है तो वो नहीं सुनती, इसीलिए वो एक टेप लेकर उसके मुंह को बंद करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और इसी भागा दौड़ी में वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और एक्सीडेंटली एक किस हो जाता है। जिसके बाद केसी जू को एक पंच मार कर सुझा देती है। जू की सूझ गई थी, इसीलिए केसी अंडे बॉयल करके उसके जख्मों पर लगा रही थी। जू कहता है तुम दुनिया की एक लौती ऐसी बॉडीगार्ड हो जो अपने ही बॉस को मारती हो। जिसके बाद केसी उससे माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जू जब अपने ऑफिस जाता है तो उसके ऑफिस के सारे एम्प्लॉय उसे बर्थडे विश करते हैं, लेकिन केक देखते ही जू को बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी वोंग वहाँ आता है और जू को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन केसी केक लेकर जू के पास आ जाती है। जिसके बाद वोंग केसी से केक लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी केसी फील करती है कि उसके दिल में दर्द हो रहा है और वो रो रही है। केसी इससे पहले कभी नहीं रोई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो इतना उदास क्यों है। जिसके बाद वो वोंग के पास जाती है तो वो उसे बताता है कि आज के दिन ही जू की माँ का एक्सीडेंट में डेथ हुआ था। जिसके बाद केसी भागते हुए जू के पास जाती है और उससे कहती है कि मिस्टर जू मैं आपके दर्द को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं कभी नहीं रोई। दोस्तों दरअसल उस दिन जिस डॉक्टर ने जू के साथ वो थेरेपी की थी उसमें दूसरी पेशेंट केसी ही थी, जिसे कभी भी आंसू नहीं आते थे और कभी भी इमोशनल पेन नहीं होता था, इसीलिए वो हमेशा हंसती रहती थी। लेकिन उस थेरेपी में हुए गड़बड़ी के कारण अब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। वो जू को सारी बातें बताती है और कहती है मैं बहुत उदास रहती थी, लेकिन मैं अपने दुख को किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाती थी, लेकिन आज मुझे पहली बार दुख का एहसास हुआ और मेरे आंखों से आंसू निकले। इसके बाद जू केसी को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम किसी को भी मेरे बीमारी के बारे में मत बताना। तभी जू के पेट में दर्द होने लगता है और फिर से केसी के पीरियड्स होने लगते हैं, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। मिस्टर जू जब रेस्टोरेंट से जा रहे थे तो उसे रास्ते में वो आदमी मिलता है जिसे मिस्टर जू ने काम से निकाल दिया था। वो मिस्टर जू के ऊपर हमला कर देता है। मिस्टर जू वहाँ से भागने लगते हैं। वो एक रॉड से मिस्टर जू को मारता है तो केसी बीच में आकर उसे बचा लेती है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन केसी को तो कुछ नहीं होता, बट जू को बहुत दर्द होने लगता है। तभी जू केसी को उसका ब्लड दिखाता है। जिसके बाद केसी समझ जाती है कि सच में उसे चोट लगने पर दर्द उसे नहीं जू को हो रहा है, और इसके बाद केसी खुद को मारकर ट्राई भी करती है। मिस्टर जू उसके इस हरकत पर गुस्सा करते हैं तो वो कहती है कि ये तो ट्रू लव है, और फिर वो मिस्टर जू को हक कर लेती है। रात को केसी मिस्टर जू के पैरों में एक वायर बांधती है और एक एंटीना बनाकर उसे बालकनी में लगा देती है। मिस्टर जू उससे पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती
कहती है मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि बिजली के झटके लगने से हम दोनों की बीमारी ठीक हो जाएगी। जिसके बाद मिस्टर जू उसे खूब गालियां देते हैं। अगले दिन मिस्टर जू एक मीटिंग में थे, तभी उसके पैरों में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और पूरी मीटिंग में वो ऊटपटांग हरकतें करने लगता है क्योंकि केसी शूज ट्राई कर रही थी। तभी मिस्टर जू की नजर केसी पर पड़ती है तो वो उसके पास चली जाती है और वो केसी को उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद हम केसी को अपने एक दोस्त जियाओ के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। वो उसके लिए एक ड्रेस लाया था, वो केसी को पसंद भी करता था। तभी वोंग और जू भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, लेकिन जब वो दोनों केसी को जियाओ के साथ देखते हैं तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब केसी जू के घर आती है तो वो उससे पूछती है कि क्या आज आप कहीं जाएंगे, तो वो कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद वोंग जू से कहता है कि केसी कुछ पूछ रही है कि क्या आज आप कहीं जाओगे, तो मिस्टर जू से कहते हैं उसे कह दो कि मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर मिस्टर जू केसी से बात इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि कल जब उसने केसी को किसी और के साथ देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा था, इसीलिए वो उससे नाराज थे। केसी कहती है कि अब जब आप कहीं नहीं जाओगे तो क्या मैं आज छुट्टी ले लूं? जू अगेन जवाब नहीं देता, तो वोंग फिर से उसकी कही बातों को रिपीट करता है, जिस पर जू कहता है कि तुम केसी से कह दो कि मेरा मूड का कोई ठिकाना नहीं है, मैं कभी भी कहीं जा सकता हूँ। जिसके बाद वोंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम दोनों को एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही, हर चीज मुझे रिपीट क्यों करनी पड़ रही है, खुद बात क्यों नहीं कर लेते। जिस पर वो दोनों एक साथ वोंग के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, चिल्लाने की क्या जरूरत है। वोंग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों के दिल एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं, तुम दोनों ने एक साथ एक ही वर्ड बोला। जिसके बाद जू वोंग को अपने साथ कोपचे में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि अभी तुम केसी के सामने क्या बकवास कर रहे थे। वोंग कहता है मुझे लगता है तुम केसी से प्यार करने लगे हो और वो भी तुमसे प्यार करती है। जिस पर जू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरे इमोशंस को फील कर सकती है। दरअसल उस थेरेपी के बाद केसी के सारे फिजिकल पेन जू को फील होने लगे थे और जू के सारे मेंटल पेन केसी को फील होने लगे थे। इसके बाद जू केसी को छुट्टी दे देता है और केसी दोबारा अपने दोस्तों और जियाओ से मिलने चली जाती है, लेकिन जू इधर अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसीलिए वो केसी को मैसेज करता है कि तुम 3 मिनट में यहाँ वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। फिर जब वो देखता है कि 3 मिनट हो गए हैं और केसी ने मैसेज रीड भी नहीं किया तो वो मैसेज डिलीट कर देता है। जू जानता था कि केसी उसके अंदर के इमोशन को फील कर सकती थी, इसीलिए वो इमोशनल मूवी देखने लगता है, जिसे देख तो जू रहा था लेकिन इमोशनल केसी हो रही थी। जियाओ भी केसी की हरकत देखकर शॉक था। इसके बाद जू जोक पढ़ने लगता है, जिसके बाद केसी हंसने लगती है। उसके सारे दोस्त उसे पागल समझने लगते हैं। वो जाकर जू को कॉल करती है और कहती है कि आप हंस और रो क्यों रहे हो, तो वो कहता है कि अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं हंसता और रोता रहूंगा। जिसके बाद जियाओ केसी से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है मेरे बॉस मुझे बहुत तंग करते हैं, वो मुझे वापस बुला रहे हैं। इसीलिए जियाओ केसी को लेकर उसे उसके बॉस के पास छोड़ने के लिए निकल जाता है। वो लोग जब जू के पार्किंग में पहुंचते हैं तो जू वहीं खड़ा था। जू केसी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी जियाओ को लगता है कि वो केसी को हर्ट कर रहा है, इसीलिए वो उसे जाकर एक पंच मार देता है। जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में जियाओ जू को बहुत मार रहा था। केसी जू की बॉडीगार्ड थी, इसीलिए वो अपने दोस्त जियाओ को मारकर जू को बचाती है। जिसके बाद जियाओ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर जब केसी जू के जख्मों पर मरहम लगा रही थी तो वो महसूस करती है कि आज जू अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा है। वो उससे पूछती है कि तुम आज इतना खुश क्यों हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारी सैलरी 30% तक बढ़ा दूँ। अगले दिन केसी जू से कुछ छुपा रही थी, वो उसे देखने के चक्कर में उसके क्लोज चला जाता है। तभी वो फील करता है कि केसी का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। जिसके बाद जू पीछे हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन केसी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती है और बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है और जब घर आती है तो हैंगओवर जू को हो रहा था। वो केसी की खबर लेने उसके पास जाता है तो वो देखता है कि केसी ने नशे में अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने ड्रेस को फाड़ लिया था और उसने अपने आप को पापा के परियों की तरह तैयार भी किया था। और तो और
वो नशे में जू को किस भी कर लेती है। अगले दिन वो अपने दोस्तों को बताती है कि कल मैंने मिस्टर जू को किस किया था। इधर मिस्टर जू ऑफिस में बैठकर अपने होठ को सहला रहे थे। वोंग उसे कुछ बता रहा था लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। वोंग जू के ऊट पटांग हरकत देखने के बाद उससे कहता है कि केसी आ रही है। केसी का नाम सुनते ही जू अपने सूट बूट को सेट करता है और वोंग से कहता है कि मैं शाहरुख खान की तरह लग रहा हूँ ना। वोंग उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है और कहता है प्यार ने तुम्हें पागल बना दिया है, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो। लेकिन आज केसी के कॉलेज का आखिरी दिन था। वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। तभी उसका दोस्त जियाओ भी वहाँ आता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन तभी जू भी वहाँ आ पहुँचता है और वो भी जियाओ के सामने केसी को प्रपोज कर देता है। अब जू को भी सुख दुख का एहसास होने लगा था। वो केसी को बताता है कि अपनी माँ को खोने के बाद दुख दर्द खुशी मुझे किसी भी चीज का एहसास नहीं होता था, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से सारी चीजें बदल गई है। केसी भी उस थेरेपी के बाद इमोशनल और जू के इमोशंस को भी फील कर सकती थी। वो समझ जाती है कि जू सच में उससे बहुत प्यार करता है। जिसके बाद केसी अपने दोस्त जियाओ को सॉरी बोलती है और फिर वो जू को वहाँ से अपने साथ लेकर चली जाती है। मूवी के एंड में वो दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं और अपने अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वैसे इसके और भी पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं जिसे मैं इस वीडियो पर 5K लाइक्स कंप्लीट होते ही अपलोड कर दूंगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वैसे मैंने ऐसे ही एक और वीडियो को एक्सप्लेन किया था जिसका लिंक आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आपने उसे अब तक नहीं देखा तो उसे भी देख सकते हो। सो विल गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।